हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स ऑन दिस चैनल। एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 फॉर द सीबीएसई क्लास 11th फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नेम ऑफ द फर्स्ट यूनिट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। काफ़ी बेसिक से ये यूनिट बनता है वैसे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज, you have to find the dimensions of the kinetic energy. So of course, before calculating the dimensions of the kinetic energy, you have to know the mathematical formula of the kinetic energy, which is half mv squared, right? अब जो ये हाफ है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसके कोई भी डायमेंशंस ऑफ कोर्स नहीं है, राइट? इट इज़ जस्ट अ नंबर. What about this m? This is a fundamental quantity, right? In the SI system, it is a fundamental quantity, so its dimensions will be written as capital M, right? M stands for mass. And what are the dimensions of the velocity? First of all, you have to think, is the velocity a fundamental quantity in the SI system? Of course, it is not, right? That means हमको इसको express करना पड़ेगा किसी और fundamental quantities की form में. For example, we know very well that the velocity is basically displacement divided by time, or I can say length divided by time, right? So dimensions of the velocity will be L divided by T and S total का square, right? Because यहाँ पे square है. So simply बस इसको simplify कर लो and you will get your answer. So capital M, L raised to power 2, T raised to power minus 2. These are the dimensions of the kinetic energy. M, L, 2, T raised to power minus 2. So option number C is the right answer. Moving on to second question, a force F is given by F is equals to A into T plus BT square, where this T is the time. What are the dimensions of A and B? Okay, so we know one thing very well that कोई भी अगर हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होता है और उसमें अलग अलग जो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, उन सभी का जो डायमेंशन होता है वो सेम होना चाहिए, ऑफ कोर्स, अगर जो वो एक्सप्रेशन है वो मीनिंगफुल है. अगर मान लो ये सभी जो टर्म्स हैं इनके डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो ऑफ कोर्स वी कैनॉट ऐड दीज टर्म्स, राइट? वी कैन ओनली ऐड सच टर्म्स जिनके डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं. अनलाइक टर्म्स जिनके अलग अलग डायमेंशंस हैं, उनको कभी भी इस तरह से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस, राइट? सो अगर ये एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है तो ऑफ कोर्स एफ के डायमेंशंस, ए इंटू टी के डायमेंशंस एंड बी इंटू टी स्क्वायर के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे. सो क्या डायमेंशंस होंगे इन दोनों के, ए इंटू टी के एंड बी इंटू टी स्क्वायर के? सबसे पहले तो हमको ये फाइंड करना है, राइट? क्या होंगे जो डायमेंशंस फोर्स के हैं. नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स? वी नो F is equals to m into a, so फोर्स के डायमेंशंस होंगे कैपिटल M. एंड एक्सेलरेशन, बिकॉज सिंपली ऐसे सोच लो इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है, राइट? सो मीटर इज लेंथ एंड सेकेंड स्क्वायर इज टाइम स्क्वायर्ड. दैट मीन्स फोर्स के जो डायमेंशंस होते हैं वो M, L, T raised to power minus 2 होते हैं, which clearly means A into T के डायमेंशंस भी यही होंगे, ML T minus 2, एंड B into T squared के डायमेंशंस भी यही होंगे, ML T raised to power minus 2. अब देखो सबसे पहले इस चीज़ पे वर्क करते हैं, A into T पे. What are the dimensions of A? We don't know. वही तो हमको फाइंड करने को बोला गया है ना? सो सिंपली इसको ऐसे ही लिख देते हैं, A, राइट, ब्रैकेट्स में. T के डायमेंशंस टाइम इज इक्वल्स टू दीज, M, L, T minus 2. अब जब मैं इस T को इधर भेजूंगा, ऑफ कोर्स मेरे पास डायमेंशंस आ जाएंगे A के, जो कि क्या बनते हैं, M, L, T raised to power minus 3. सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें ये गिवन है A के डायमेंशंस M, L, T raised to power minus 3. सो ईदर ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D, राइट? दैट मीन्स A ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता और C ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें A के डायमेंशंस ये बिल्कुल नहीं है. सो 50-50 बच गया, A और C. अब कैसे पता लगेगा विच इज द करेक्ट आंसर? ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस नंबर एज वेल, B इंटू टी स्क्वायर. चलो अब इस पे काम करके देखते हैं. सो B इंटू टी स्क्वायर, अगेन B के डायमेंशंस हमको नहीं पता, टी स्क्वायर के डायमेंशंस कैपिटल T का स्क्वायर, उसको भी हम इसके इक्वेट करेंगे, राइट? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस की वजह से M, L, T raised to power minus 2. अगेन इस टी स्क्वायर को, इस पूरी टर्म को मैं उधर भेज रहा हूँ, सो एज टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दिस B. सो आई गेट M, L, T raised to power minus 4. अब आप देख लो कौन से ऑप्शन में ये डायमेंशंस गिवन है B के. ऑप्शन नंबर B के
या फिर ऑप्शन नंबर डी में, दैट इज in the option number D. As you can see, ml t raised to power minus 4, ml t raised to power minus 4. So option number D is the right answer. This is the correct answer. This is the question number 3. 1 picofarad is equal to, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जस्ट आपको जो ये मल्टीपल्स होते हैं ना, पिको, फैरेड, नैनो, इनकी जस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जो मिली है दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 3, सिंबल्स एम, और उसके बाद माइक्रो, माइक्रो का सिंबल म्यू, इट इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस 6. देन नैनो, नैनो का सिंबल एन, ओके, दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 9. 10 रेज टू पावर माइनस 12 होता है हमारा पिको, जो क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, सिंबल स्मॉल पी. Next is the femto. That is 10 raised to power minus 15, symbol small f. Okay. So question में पूछा गया था 1 picofarad, because अगर आपको इतना पता है कि पिको का मतलब होता है 10 raised to power minus 12, सो सिंपली कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 raised to power minus 12 farad. सिमिलरली अगर उसने पूछा क्वेश्चन में पूछा होता 1 पिको मीटर किस चीज़ के इक्वल है, तो आंसर क्या बन जाता है? 10 रेज पावर माइनस 12 मीटर. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, प्रेशर, वर्क या मोमेंटम. सिंपली हमको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता है, राइट, कि जो एनर्जी एंड वर्क ये दो क्वांटिटीज़ हैं, ये एक ही कॉइन की दो अलग अलग साइड्स हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. बिकॉज एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हो? एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू द वर्क. अगर एनर्जी आपके पास होगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. विदाउट एनर्जी कोई भी वर्क ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते, सिंपली. ओके, और सेकेंड चीज़ ये भी आपको पता होगी कि जो एनर्जी एंड वर्क के दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों के जो यूनिट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं. एनर्जी के यूनिट्स भी जूल, एंड जो वर्क डन होता है इसके यूनिट्स भी क्या होते हैं? जूल, राइट. एंड इसी वजह से अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे भी, डायमेंशंस भी इन दोनों के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट. बोथ एनर्जी एंड वर्क दोनों के डायमेंशंस इक्वल होते हैं. सो सिंपली उसने वही पूछा हुआ है कि जो डायमेंशंस हैं काइनेटिक एनर्जी के, वो किस चीज़ के इक्वल हैं. विदाउट कैलकुलेटिंग आपको डायरेक्टली ये तो पता होना चाहिए कि जो एनर्जी एंड वर्क है इन दोनों के डायमेंशन इक्वल है. एनर्जी बाय द वे कोई भी फॉर्म में उसने पूछा होता, राइट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जो मर्जी, डज नॉट मैटर, बिकॉज जो मर्जी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी के यूनिट्स सेम ही होते हैं. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, तीनों के जो यूनिट्स होंगे वो एक्जैक्टली इक्वल होंगे. ऐसा नहीं है कि तीनों जो एनर्जीज हैं इन सभी के डायमेंशन अलग अलग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता फर्स्ट. ठीक है, सो एनर्जी के यूनिट्स, वर्क के यूनिट्स एग्जैक्टली इक्वल. सिमिलरली एनर्जी के डायमेंशंस, वर्क के डायमेंशंस एग्जैक्टली इक्वल. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, ये तो जस्ट यू कैन से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. एसआई सिस्टम में 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, एंड सिमिलरली जो उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग, वो आपको प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए, राइट. अगर आपको याद है तो सिंपली यू विल बी एबल टू नो द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको पता है कि लक्स उस लिस्ट में बिल्कुल नहीं आता, सो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, राइट. व्हाट एल्स, न्यूटन भी उसमें बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज न्यूटन तो फोर्स के एसआई यूनिट्स होते हैं, एंड फोर्स जो है वो एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ये लक्स की वजह से बाहर है और ये न्यूटन की वजह से बाहर है. वट अबाउट द ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी? अगर इन दोनों को आप देखोगे तो ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे है एम्पेयर, यहाँ पे है कूलम. एम्पेयर यूनिट्स होते हैं आपके करंट के, एंड कूलम जो यूनिट्स होते हैं वो हैं चार्ज के यूनिट्स. अब इन दोनों में से कौन सी जो क्वांटिटी है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ऐसे सिस्टम में? करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. सो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी भी बाहर हो जाएगा ड्यू टू द कूलम, बिकॉज कूलम एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, सनलाइट इंटेंसिटी एंड मास. क्वाइट इजी क्वेश्चन इट इज. जो लाइट ईयर होता है दैट इज बेसिकली कितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल कर रही है एक साल में. ठीक है, ये डेफिनेशन होती है लाइट ईयर की. लाइट ईयर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, 1 अर्थ ईयर बेसिकली. सो ऑफ कोर्स
Distance is the right answer. Option number B. Next one, which of the following is not the name of a physical quantity? एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वी नो वेरी वेल, बिकॉज एनर्जी को आप देखो प्रॉपरली इसको डिफाइन कर सकते हो, एंड सेकेंडली एनर्जी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो. जो एनर्जी है उसके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं. जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूंगा, सो इट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हो, हीट एनर्जी को आप लिख सकते हो. हीट एनर्जी जैसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, एच कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है. ठीक है, सो एनर्जी इज क्लियरली अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इसको आप मेजर कर सकते हो. राइट, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यही होता है ना, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है, impulse is also a physical quantity because impulse can be calculated as force into time. कितनी फोर्स कितने टाइम के लिए लग रही है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द इम्पल्स. व्हाट अबाउट द डेंसिटी? कंसिडरिंग इट मास डेंसिटी, इट कैन बी रिटन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो ऑफ कोर्स ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल है. लेकिन व्हाट अबाउट द किलोग्राम? किलोग्राम एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है. कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की? किलोग्राम्स में आप किस चीज़ को मेजर करते हो? द मास. राइट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसको आप किस तरह से मेजर करते हो? इन द किलोग्राम्स. जो ऐसा यूनिट्स हैं मास की, दे आर द किलोग्राम. सो क्लियरली जो किलोग्राम है वो इनकरेक्ट आंसर है बिकॉज किलोग्राम एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ स्पीड इज फंडामेंटल यूनिट. कैन नॉट से नीदर फंडामेंटल नॉट ड्राइव्ड या फिर ड्राइव्ड यूनिट. ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है. जो स्पीड है उसको आप किस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम, है ना. अब यहाँ पे डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्ट होती है ऐसे सिस्टम में, उसमें ऑफकोर्स स्पीड नहीं होता. सो क्लियरली जो स्पीड है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बट स्पीड को 2 और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में हम डेफिनेटली एक्सप्रेस कर सकते हैं. इस वजह से जो स्पीड है दैट इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, और जो स्पीड की यूनिट होगी जो बेसिकली मीटर पर सेकंड है वो एक ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3.20 प्लस 4.80 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 5. सबसे पहले हमको फर्स्ट इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा. 3.20. So firstly I'm writing down this. It clearly has 3 number of significant figures, right? This is also significant, this is also significant, and this 0 is also significant. And इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4.80. इसमें भी similarly 3 significant figures हैं, right? 4, 8 and 0. All the digits are significant digits. अब जब हम ऐड करेंगे, एंड अब देखो सिंपली बिकॉज दोनों ही जो नंबर्स हैं दोनों में इक्वल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ऐड करना बहुत ईजी रहने वाला है. कुछ भी हमको इसमें डिफिकल्टी नहीं आने वाली. 0 एंड 1 विल बी कैरी एंड 8.00. ठीक है, सो 8.00 इंटू 10 रेज टू पावर 5. अब क्लियरली जो ये नंबर है इट इज़ इन द साइंटिफिक नोटेशन. जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें इस नंबर को लिखा हुआ है. एंड एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जो भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है उसमें आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ऑफकोर्स जरूरत नहीं होती है. राइट, ये तो जस्ट ये बता रहा है कि जो आपका नंबर है वो 8.00 से कितने टाइम्स बढ़ा है, 10 रेज टू पावर 5 टाइम्स बढ़ा है. राइट, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे नहीं, आपको किससे पता लगेंगी? एस नंबर से. 8.00, सिर्फ यहाँ पे गौर करो कि एस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस पूरे हमारे आंसर में 8.00 इंटू 10 रेज़ पावर 5 में. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस? किसके डायमेंशंस नहीं होते हैं? सो सबसे पहले देखते हैं एंगल को. पहला ऑप्शन, एंगल अगर रेडियंस में एक्सप्रेस किया हो तो वी नो वेरी वेल कि जो एंगल होता है उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली? आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल. हियर अगर मैं आर्क की बात करता हूँ, आर्क के डायमेंशंस क्या होंगे? आर्क इज नथिंग बट अ लेंथ, सो एल, एंड जो रेडियस है दैट इज ऑल्सो नथिंग बट अ लेंथ. ओके, डायमेंशनली अगर हम देखेंगे तो आर्क एंड रेडियस दोनों लेंथ ही हैं, है ना. और अगर मैं लेंथ को लेंथ से डिवाइड करूंगा ऑफकोर्स आई विल गेट एल रेज टू पावर 0 और सिंपली मेरे पास 1 आ जाएगा ना. दैट मीन्स जो एंगल है उसके कोई भी डायमेंशंस नहीं है, इट इज डायमेंशनलेस. सो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली करेक्ट.
लेकिन बिकॉज यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी लिखा हुआ है, सो हमको एटलीस्ट इन दोनों में से किसी एक का और कंफर्म करना पड़ेगा। अगर दो भी कोई इन दोनों में से हमको पता लग गया कि उन दोनों का डायमेंशन नहीं होता, तो ऑफकोर्स जो ऑप्शन नंबर डी होगा दैट इज द राइट आंसर। सो लेट्स सी द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। रिलेटिव डेंसिटी को आप किस तरह से डिफाइन करते हो? जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, नाम से पता लग रहा है, देखो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसी और चीज़ के रिलेशन में हम इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसके एक्सप्रेस में किसके रिलेशन में? वाटर के रिलेशन में। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है दैट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, या जो भी वो ऑब्जेक्ट रहा होगा, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर, स्पेसिफिकली एट 4 डिग्रीज सेल्सियस, बिकॉज डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो वाटर है उसकी भी डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। सो एट 4 डिग्री सेल्सियस हम देखते हैं सबसे पहले वाटर की डेंसिटी कितनी है, फिर जिस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल लो या रिलेटिव डेंसिटी कह लो, एक ही बात है, वो जो हमने मेजर करना है उस मटेरियल की डेंसिटी कितनी है, और दोनों को जस्ट हम डिवाइड कर देते हैं एंड देन वी गेट द रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो अगेन यहाँ पे जो ये डिवाइड करके हमारे पास नंबर आएगा, ऊपर भी हमारे पास डेंसिटी है, नीचे भी हमारे पास डेंसिटी है, दैट मीन्स जो भी डायमेंशंस न्यूमरेटर के हैं वही डायमेंशंस यहाँ पे डिनोमिनेटर के होने वाले हैं, एंड सब कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट होके हमारे पास अगेन जो नंबर आने वाला है दैट विल बी डायमेंशनलेस। सो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, अब अगर दो आंसर्स यहाँ पे करेक्ट हैं, सो ऑफकोर्स यहाँ पे तीसरा भी करेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पे ऑल ऑफ अबव हमको दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन देख लेते हैं एक बार स्ट्रेन को भी। जो स्ट्रेन होता है उसको किस तरह से आप मेजर करते हो? स्ट्रेन इज रिटन एज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय द एल। देखो कोई भी आपके पास मान लो एक लोहे की रोड है या कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसपे आप फोर्स अप्लाई करके उसको थोड़ा सा डिफॉर्म कर रहे हो, सो उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, और जब आपने कुछ उस पर फोर्स अप्लाई करी है तो उसमें कितना चेंज आया उसकी लेंथ में। ओके, सो ओरिजिनल लेंथ नीचे है और न्यूमिनेटर में चेंज इन लेंथ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहले उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर थी, राइट, या मान लो 50 सेंटीमीटर थी पहले किसी भी रॉड की लेंथ या किसी भी मटेरियल की लेंथ, आपने उस पर फोर्स अप्लाई करी और अब वो 51 सेंटीमीटर्स की हो चुकी है। सो किस तरह से आप देखोगे कि डेल्टा एल कितना है, 1 सेंटीमीटर का चेंज आया है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इट विल बी 1/50 और 0.02 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो स्ट्रेन है इट विल बी अगेन अ डायमेंशनलेस बिकॉज ये जस्ट एक नंबर है। ओके, दैट मीन्स स्ट्रेन के भी कोई डायमेंशंस नहीं होते, ये तीनों ही नंबर डायमेंशनलेस नंबर्स हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू, ये अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 10⁻³ दैट मीन्स 1000 kg per meter cube. This is the density of the water. By the way, this is the maximum density of the water. Water की जो maximum density होती है that is at this temperature 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इससे आप टेम्परेचर कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब से कम ही इसकी डेंसिटी होगी। ओके, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की इतनी होती है कितने टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 1000 kg पर मीटर क्यूब का क्या मतलब है? सिंपली दैट मीन्स लेट्स सपोज अगर आपके पास एक ऐसा क्यूब है जिसकी वॉल्यूम कितनी है 1 मीटर क्यूब, तो उसमें अगर आप पूरा पानी भर दोगे तो उस पूरे वाटर का जो मास होगा इट विल बी इक्वल टू द 1000 kg। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1000 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशंस आर नॉट सेम कैन नॉट बी, चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। देखो इसका रिलेशन अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन से हमने देखा था, कोई भी ऐसी दो टर्म्स या ऐसी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस अलग अलग हैं उनको हम आपस में ऐड भी नहीं कर सकते और सबट्रैक्ट भी बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। देखो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू नो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, राइट, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें दिस इज द v इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। डायमेंशन इसके क्या होंगे? देखो जो वेलोसिटी होती है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, सो l t माइनस 1 है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट अबाउट दिस u, जो u है दैट इज ऑल्सो द इनिशियल वेलोसिटी, सो डायमेंशन इसके भी वही रहेंगे l t माइनस 1 है ना, प्लस
जो a इंटू टी है, वट अबाउट द a इज द एसेलरेशन. सो एसेलरेशन के डायमेंशन होते हैं l इंटू टी रेज़्ड टू पावर -2 बिकॉज इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर्ड, राइट. सो टाइम -2 पावर में आएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो दिस इज अगेन t. अब देखो सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, एल टी -1 इज इक्वल टू, ये भी सेम एल टी -1 प्लस, अब इस पूरी टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ पे t की पावर है आपके पास 1, यहाँ पे t की पावर है -2, राइट. ओवरऑल पावर जब आप देखोगे t रेज़्ड पावर -2 + 1 कितना हो जाएगा, अगेन -1. नाउ यू कैन क्लियरली सी, अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन पे गौर करोगे, जो तीनों टर्म्स हैं तीनों के डायमेंशंस वही आ रहे हैं, एल टी -1, एल टी रेज़्ड पावर -1, एल टी रेज़्ड पावर -1, राइट. सो ऑफ कोर्स कोई भी मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, राइट, जैसे आपके पास पता है जो ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, ये एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन है. ओके कोई भी मीनिंगफुल एक्सप्रेशन आप ले लो, उसमें हमेशा ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो अगर एड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उन सब के डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है. सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज अगर उनके डायमेंशंस सेम नहीं है, उनको आप ना तो ऐड कर सकते हो ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन द सेम एक्सप्रेशन ये पॉसिबल नहीं है अगर डायमेंशंस इक्वल नहीं है तो. नेक्स्ट वन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ अ यूनिट, ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट या फिर डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अभी आपने पीछे ही देखा. डायमेंशनलेस क्वांटिटीज जैसे ये तीनों डायमेंशनलेस क्वांटिटीज थी, एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, राइट. सो ऑफ कोर्स डायमेंशनलेस क्वांटिटीज तो होती हैं. नाउ विच वन इज द राइट आंसर. फर्स्टली उसने लिखा हुआ नेवर हैज़ अ यूनिट. अच्छा हमने देखा था कि एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी, बट एंगल के यूनिट्स तो होते हैं, रेडियंस, राइट, या फिर डिग्रीज, राइट. दैट मीन्स जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं उनके भी यूनिट्स ऑफ कोर्स हो सकते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी, वो बोल रहा है ऑलवेज हैज अ यूनिट, ऐसा भी नहीं है. बिकॉज अगर मैं स्ट्रेन की बात करूंगा या फिर रिलेटिव डेंसिटी की बात करूंगा, है ना, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उन दोनों के यूनिट्स नहीं है. ठीक है. सो ऐसा भी नहीं होता कि हर बार जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसके यूनिट होंगे ही होंगे. इट मे हैव अ यूनिट, दैट मीन्स यूनिट्स हो भी सकते हैं इन सर्टन केसेस, वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी भी हो सकती है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, ये भी एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. एटॉमिक मास यूनिट को हम इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं AMU. इसको किस तरह से हमने डिफाइन किया हुआ है, इट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ द, किस चीज़ का 1/12 पार्ट, मास ऑफ कार्बन 12 एटम. ओके कार्बन 12 का एटम हमने कंसिडर करना है और जितना इसका मास होता है उसका 12वां हिस्सा, मतलब उसको 12 से हमने डिवाइड कर देना है एंड देन जो मास हमारे पास आएगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होगा. अब ये जो कार्बन 12 है इससे हमारा क्या मतलब है, ये ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए. देखो कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स हो सकते हैं. आइसोटोप से हमारा क्या मतलब होता है, ऐसे एटम्स कह लो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनके एटॉमिक मासेस अलग अलग हों. सो कार्बन का वो वाला आइसोटोप हमने कंसिडर किया हुआ है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 यूनिट्स. सो वो वाला एटम और उसका जितना भी मास है उसका 12th पार्ट, दैट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट. सो कौन सा करेक्ट आंसर है, द ऑप्शन नंबर सी, 1/12 टाइम्स द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस चैनल को शेयर करना. एंड टू लेट मी नो वन थिंग इन द कमेंट सेक्शन कि आपको फिजिक्स से रिलेटेड एग्जैक्टली किस टाइप की वीडियोज़ ज़्यादा चाहिए ऑन दिस चैनल. आप MCQs या फिर लेट्स से क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस ज़्यादा चाहते हो ऑन दिस चैनल या फिर आप एक्सप्लेनेटरी वीडियोस ज़्यादा देखना चाहते हो ऑन दिस चैनल. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.